everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing hard for your exams. So आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है. आज 25th हो चुकी है. 4 और 5 डेज़ अभी बचे हैं आपके एग्ज़ाम को. तो आपको तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज़ जब तक आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो. ठीक है, तो आपको उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. लास्ट के जितने भी दिन आपने रिवीजन कर लिया हो चुका है, अभी आप मॉक टेस्ट दीजिए, बिकॉज़ इससे आपको पता चलेगा. और साथ ही साथ जो है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जो है वो MCQ बेस्ड रहने वाला होता है, तो इसी वजह से मॉक टेस्ट करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इससे आपकी प्रैक्टिस होती है. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट. कहने को मिनी मॉक टेस्ट है, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपका 100 क्वेश्चंस का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी. लेकिन मिनी मॉक टेस्ट में हम हर एक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कंपोनेंट्स है, वो कवर्ड करेंगे. ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल जो JKSSB का पैटर्न है, JK कांस्टेबल का जैसा भी एक्सपेक्टेड पेपर होता है, किस पैटर्न पे होता है, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हमने देखे हैं उसके बेस के ऊपर ये सारा का सारा हमने मॉक टेस्ट अब यहाँ पे प्रिपेयर करा है. ठीक है, आई होप आपको इससे अच्छा बेनिफिट मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और आपने क्या करना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता पॉज करके आपको ट्राई करना है आंसर करने का. और इन द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना स्कोर जो है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, किसी के ज़्यादा आते हैं किसी के कम आते हैं. ठीक है, लेकिन ये फाइनल एग्जाम नहीं है. ठीक है, ये आपने मेन चीज़ ध्यान रखनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय इंडियन ऑथर R.K. नारायण. R.K. नारायण जी ने कौन सा नॉवल इसमें से लिखा है? डार्क रूम, सुटेबल बॉय, अनअकस्टम्ड अर्थ और हाफ गर्लफ्रेंड. तो इसका राइट आंसर आप बताइए कि किसने लिखा है, और वीडियो को पॉज करके आंसर देना है. जिसको आता है तो करेक्ट आंसर बताइए. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डार्क रूम. क्या है इसका राइट आंसर? डार्क रूम. तो ये आपको जो मेन चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए, इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट है ये R.K. नारायण. तो ये जो है ये मतलब बताती है कि एक वाइफ है जिसका नाम है सावित्री. क्या नाम है? सावित्री. जिस पे उसका पति जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और उसके अंदर की जो भी दुर्दशा होती है, उसके इनर टर्मोइल के बारे में ये चीज़ें बताता है ये नोवेल डार्क रूम. ठीक है, तो इसमें स्टेटस जो विमेन का इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे कैसा था, ये मेन चीज़ इसमें बताई हुई है. और इसके अलावा इनके और भी वर्क्स हैं, जैसे कि आपका हो गया द गाइड. ठीक है, ये भी इनका ही है. और इसके अलावा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी. ठीक है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है. तो ये आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट अवर मून. पहला सैटेलाइट बताना है जिसने हमारे मून को ऑर्बिट करा था. तो ये आपको क्वेश्चन देखिए, लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 और अपोलो 11. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड ये टॉपिक है. तो अगेन आपको पॉज करके आंसर बताना है इसका राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका लूना 10. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और इसकी जो लॉन्च डेट है वो है आपकी 31 मार्च 1966. ठीक है, और ये आपका फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था. लूना 10 जो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जिसने मून के ऑर्बिट में यहाँ पे जो है वहाँ पे गया था. ठीक है, और ये फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो कि अर्थ के बियॉन्ड में गया था. यहाँ पे इसने मून के ऑर्बिट में था ये, और अर्थ के बियॉन्ड में ये जाने वाला फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था. और फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हम बोलेंगे इसको, जो कि मून के ऑर्बिट में था. ठीक है, ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है. और ये कब हुआ था, और इसने अपनी जो फर्स्ट ऑर्बिट थी वो 3 आवर्स में कंप्लीट करी थी. और ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है. क्या है? पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून. तो ये मेन चीज़ आपको इनके बारे में याद रखनी है. और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो अपोलो 11 है,
अपोलो 11 ये पहला स्पेस फ्लाइट है जिसने ह्यूमंस को लैंड करवाया था कहाँ पे, मून में। तो ये अपोलो 11 के बारे में आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। ये पहला स्पेस फ्लाइट था जिसने ह्यूमंस को मून पे लैंड कराया था। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पे बज एल्ड्रिन, कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ने यहाँ पे लैंड करा था। कब करा था, 20 जुलाई 1969 को यहाँ पे इन्होंने लैंड करा था। तो मेन चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद विच कंट्रीज डिड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। कौन सी कंट्री के साथ इंडियन एयरफोर्स ने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कंडक्ट की है। फ्रांस एंड जापान, जापान एंड यूएई, फ्रांस एंड यूएई, और ओमान एंड यूएई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपने पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर आपको गेस करना है, बताइए जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर आपका फ्रांस एंड यूएई, ठीक है सॉरी। तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, कहाँ पे हुई है और कब हुई है, इनके बारे में भी सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। सारा का सारा पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन वॉज लॉन्च्ड इन। तो ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल चिल्ड्रन के लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, ये लॉन्च कब हुई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्कीम्स के ऊपर आपको पेपर में आनी है, ठीक है। ऑप्शन है 1986, 76, 75 और 74। तो इसका आंसर है आपका 1974। तो ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। इसका यही एम है कि जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन हैं उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में इंटीग्रेट कराया जाए, ठीक है, और उनको जो है एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इसके बहुत सारे जो है मिशंस है, ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको अभी इतना टाइम नहीं है बताने का, ठीक है। हु इन्वेंटेड रडार। तो रडार किसने इन्वेंट की थी। ऑप्शन है A.H. टेलर, लियो सी यंग, J.H. वैन टसल और P.T. फार्न्सवर्थ। नन ऑफ द अबव। कौन है इन्होंने रडार इन्वेंट किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊं, ये आपको आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन आना। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, आप यहाँ से कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से सीख रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है इनके बारे में। और इन्होंने 1922 में ये इन्वेंट करी थी रडार, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the first general elections held in India? तो इंडिया में सबसे पहले इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, कब इलेक्ट हुए थे, हेल्ड हुए थे। ऑप्शन है 1951 to 52, 56, 57, 47, 48 और 48 to 49। कब हुए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ था। 50 के बाद यहाँ पे हमारा लागू हो गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इलेक्शंस हुए थे 51 to 52। ये इसका राइट आंसर है। और इसमें आपको मैं बता दूं, इसके जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे वो हुए थे 10 फरवरी 1952 में इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। और जीता कौन था इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितनी सीट्स जीती थी, 364 सीट्स जीती थी, ठीक है। और मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी लोकसभा है वो आपकी कब बनी थी पहली बारी में, 17 अप्रैल, क्योंकि फिर आपके इलेक्शन हो गए थे, लोकसभा बन गई थी 1952 में। कब, 17 अप्रैल 1952 में आपकी इलेक्शन जो लोकसभा बन गई थी, ठीक है। जब इलेक्शंस हुए थे आपके पहले जनरल इलेक्शन, कब से कब के बीच में हुए थे, 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952, ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952 में इलेक्शन हुए थे। और उसका जो रिज़ल्ट आया था, फिर उसके बाद फिर लोकसभा बन गई थी 17 अप्रैल को। और रिज़ल्ट मैंने बताया आपको 10 फरवरी को आया था, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी मैं बता दूं, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, क्योंकि आपको पता फर्स्ट वाले आपके क्वेश्चन आएंगे, जो फर्स्ट सेशन हुआ था पहली लोकसभा का, फर्स्ट लोकसभा का फर्स्ट सेशन हुआ था, वो हुआ था 13 मई,
कब हुआ था? 13 मई 1952। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर टुक द मैक्सिमम विकेट इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? जो वर्ल्ड कप हुआ था जब इंडिया हार गई थी, तो किसने सबसे ज़्यादा जो है विकेट्स ली थी, ये आपको बताना है। जेराल्ड कोएट्जी, ठीक है, एडम जंपा, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड कप के रिलेटेड। तो मुझे लगता है लड़कों को ये क्वेश्चन जो है आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच देखते हैं लड़के, आजकल लड़कियां भी देखती हैं, कोई इशू नहीं है वो। तो इसका राइट आंसर है आपका मोहम्मद शामी, ठीक है। तो इन्होंने जीती हैं जो है सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी। कितनी विकेट ली है? 24 विकेट्स ली है। और इन्होंने बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बनाया था, ठीक है। 57 रन्स पे इन्होंने 7 विकेट्स ली थी। ये बहुत ज़्यादा एक इनका रिकॉर्ड है यहाँ पे, और बस इसके बारे में आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड बिटवीन। जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? इजी क्वेश्चन होता है ये, आप इस पे गलत नहीं करने हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान, नेपाल एंड तिब्बत, और नन ऑफ दिस। तो आई होप ये सबको ये क्वेश्चन आता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस कीजिए। नेपाल एंड तिब्बत के बीच में आपका माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है, ठीक है। और जो कि आपका तिब्बत जो कि ऑटोनोमस रीजन है किसका? चाइना का, ठीक है। और ये आपको बताऊं मैं, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे ये हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। और 19th सेंचुरी में जब जॉर्ज एवरेस्ट, जो फॉर्मर सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके नाम पे ये माउंट एवरेस्ट रखा। किसके नाम पे? जॉर्ज एवरेस्ट, जो क्या थे? हमारे फॉर्मर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पीक जो, वो भी पता होनी चाहिए। जो सेकंड है वो आपकी है K2 कंचनजुंगा, जो कि POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और पहला जो इंसान था जिसने क्लाइम करा था माउंट एवरेस्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो था आपका एडमंड हिलरी। कौन था वो? एडमंड हिलरी जो है पहला था। ये कहाँ से था? ये न्यूजीलैंड से था। कहाँ से था? ये न्यूजीलैंड से था, ये आपको पता होना चाहिए। और उनके साथ एक तिब्बतियन गाइड भी गया हुआ था। कौन था वो? तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे, ये दोनों थे। पहले बता दूं मैं आपको, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एस्टैब्लिश? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1942, 47, 48 और 50। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आप बताइए कब आपकी ये हुई थी इस्टेब्लिश? इसका राइट आंसर है आपका 1942। तो ये आपने, अगर नहीं आता, आपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इस्टेब्लिश हुई थी ना, जो ये आपकी लार्जेस्ट है इंडिया की। और ये पैन इंडिया में इसका प्रेजेंट है। और टोटल इसकी 37 नेशनल क्या है? लेबोरेटरीज हैं, और 39 आपके इसके आउटरीच सेंटर हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यू दिल्ली में। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डज नॉट हैव वीटो पावर? तो यूनाइटेड नेशन का कौन सा मेंबर है जिसके पास वीटो पावर नहीं है? तो ये भी आप बताइए मुझे जल्दी से। इसके ऑप्शन है चाइना, रशिया, जर्मनी और ब्रिटेन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे क्योंकि यूएन आपका भी सिलेबस में है। तो इसका राइट आंसर है आपका जर्मनी। और जिनके पास वीटो पावर है वो कौन कौन सी है वो लिख लीजिए। चाइना है, फ्रांस है, रशियन फेडरेशन है, यूके है, ग्रेट ब्रिटेन हम बोलेंगे जिसको, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये एक ही हो गया। और उसके अलावा आपका यूएसए, ठीक है, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम, आपका रशियन फेडरेशन, चाइना एंड फ्रांस। इनके बीच में आपको पता होता है कि ये जो वीटो है ये परमानेंट मेंबर होता है काउंसिल का, और जो कि नेगेटिव वोट दे सकते हैं। अगर एक भी नेगेटिव वोट आ जाता है तो वो पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस होता है वो नल एंड वाइड हो जाता है जिसके ऊपर वोटिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये जो मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास एक वोट होता है हर मेंबर के पास। तो इसका मेजर यूजेज क्या होता है वीटो पावर का, कि जो सेक्रेटरी
भी जनरल होता है ना काउंसिल का, उसको ये ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी जो सिलेक्शन हो रही होती है अगर ये वीटो पावर का मेजर अगर ये यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास ये वीटो पावर होती है। किसके पास? जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट मैंने आपको जो अभी बताया कौन कौन से हैं, ठीक है, लिख लीजिए। नेचुरल वेजिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्या बोला जाता है? वाइट गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ब्राउन गोल्ड और नन ऑफ दीज। तो ये भी आपको पता ही है जी, आपको ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर भी। तो इसका राइट आंसर किसी को आता है, बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर है आपका ग्रीन गोल्ड। क्या है इसका राइट आंसर? ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड जो है ये नाम है, और जो नेचुरल वेजिटेशन है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, रेवेन्यू का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीशियस होते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए। और 75 करोड़ जो है हमारे जनरेट हुए हैं कहाँ से? जो हमारे फॉरेस्ट से रिसोर्सेज होते हैं ना, यहाँ से हमारे 1995 और 1996 में ये कितने करोड़ हमने जनरेट किए थे? 75 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो है 33% जो टोटल एरिया है हमारा JNK यूटी का, कितना? 33%, ये आपका फॉरेस्ट एरिया में अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा और डोडा। उधमपुर का तो नहीं है, सांबा का भी नहीं है, डोडा एंड किश्तवाड़ के बीच में बताइए कौन सा आपको लग रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑब्वियसली किश्तवाड़, ठीक है। तो किश्तवाड़ का ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है जो कि हमारे पूरे यूटी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया में, वो आता है आपका बारामूला सेकंड, बारामूला में सेकंड आएगा, पहला किश्तवाड़, फिर बारामूला सेकंड, फिर आएगा आपका अनंतनाग, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। और आपको मैं इंडियन जो फॉरेस्ट एरिया है वो बता दूँ, 24.16% जो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो इतना है, जितना भी हमारा लैंड है उसके ऊपर इतना 24.16% जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है हमारा वो कितना है? वो हमारा है 21.34%। टोटल जितना भी हमारी इंडिया, हमारी कंट्री का जितना भी एरिया है उसमें जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो 21.34% है। लेकिन जो टोटल लैंड एरिया की मैं बात करूँ उस पे टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है 24.16%। ये इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ कोकून प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर गेट्स यूनिक प्रोडक्शन? तो ये भी आप पढ़ लीजिए, कौन सी कोकून प्रोडक्शन की जो वैरायटी है जिसमें जो है इसमें जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनिकली उसको प्रोड्यूस करती है। मड कोकून, एंड कोकून, पुपा कोकून और बिवोल्टीन कोकून। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये आया भी हुआ है पेपर में। तो इसका राइट आंसर है आपका बिवोल्टीन कोकून। तो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है जो हमारी यहाँ पे कंट्री में लार्ज स्केल में ये प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ 900 मीट्रिक टन ये कोकून एनुअली प्रोड्यूस करी जाती है। और 3100 हेक्टेयर जो हमारा लैंड है वो हमारे मलबरी ट्रीज़ के अंदर आती है यहाँ पे। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर? सेकेंड लार्जेस्ट बताना कौन सा है आपका? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, चश्मे शाही और अच्चाबल। तो इसका राइट आंसर आपका निशात गार्डन। तो ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, बना कब था ये? 1633 में आसिफ खान ने ये बनाया था। आसिफ खान कौन थे? आपके नूर जहां के ब्रदर थे और जहांगीर के आपके ब्रदर इन लॉ थे। और ये जो गार्डन है ये जबरवान हिल्स के अराउंड लोकेटेड है। और इसके जो बीचों बीच, जो गार्डन के बीचों बीच आपके एक बहुत बड़ा वाटर का चैनल है और इसमें आपके टेरेसेस भी बने हुए हैं। ये जो गार्डन है ना इसमें बहुत सारे टेरेसेस हैं और आप यहाँ से शिकारा में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको नेहरू पार्क तक जाना है दूसरी साइड में। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट, सुरईनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये इंपॉर्टेंट है, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू। तो ये भी आप पता करके जाइए। ये है ऑप्शन इसके सही राइट आंसर है इसका उधमपुर। तो ये उधमपुर में लोकेटेड है। और आपको बता दूँ
तो इसका राइट आंसर आपका उधमपुर है और ये आपका 56 किलोमीटर दूर है जम्मू से, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है और इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन कब हुए थे? 11 सितंबर 1965। ऑप्शंस नहीं हम पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, ठीक है। आपको जस्ट सही आंसर गेस करना है। तो इसका राइट आंसर है आपका 9 अगस्त 1969 को सबसे पहली बार इलेक्शन हुए थे कश्मीर में, ठीक है। और इसके अलावा ये हुए थे 28 नवंबर से लेके 19 दिसंबर, जो पहले इलेक्शन हुए थे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो आपकी स्टेट थी ना, तब हुए थे आपके 9 अगस्त 1969 को, लेकिन जब यूटी बन गई हमारी, फिर उसके बाद हमारे हुए थे इलेक्शंस 28 नवंबर से 19 दिसंबर 2020 में। ये आपको पता चलना चाहिए। और इसके अलावा आपके डीडीसी काउंसिल और पंचायत लेवल बॉडीज़ भी जो है इसमें बनी थी। और आपको बता दूं 1941 से लेके 4 बार हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल इलेक्शन हुए हैं। और अक्टूबर 2018 में पहली 5th बार हुए थे ये म्यूनसिपल इलेक्शन, और ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट कौन सा है? 1989। कौन सा है? 1989 ये है आपका एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सेट टू बिकम एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल जो जम्मू एंड कश्मीर में बनने जा रहा है वो कौन सा है? जोजिला टनल, चेनानी नाशरी टनल, जवाहर टनल और रामबन टनल। तो इसका राइट आंसर बताइए। ये है आपका जोजिला टनल, ठीक है। तो ये आपका अक्टूबर 15, 2020 में यूनियन मिनिस्टर जो हमारे नितिन जयराम गडकरी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं मिनिस्टर, तो इन्होंने सबसे पहले इनिशिएट करा था ये। और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिकली इसका वो देखें तो इसके किसके अंडर बना हुआ है? ये जोजिला, जो कि आपका श्रीनगर एंड लेह जो है उसको कनेक्ट करता है। जोजिला किस किस को कनेक्ट करता है? आपका जोजिला श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करता है द्रास एंड कारगिल के द्वारा, ठीक है। और ये जो जोजिला टनल है ये सबसे पहले इसको अवार्ड दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया गया था सबसे पहले ये। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये है आपकी 6808.83 करोड़ दी, ये आपको पता है। और ये किसने इम्प्लीमेंट किया था ये प्रोजेक्ट? तो ये कर लीजिए NHIDCL के द्वारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी। हु वॉज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज़? सबसे पहले एशियन विनर जो है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो आप बताइए। ये तो आपको सबसे, मुझे लगता है ये सबको ही आता होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है CV रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा। तो मैं पानी पी लेती हूँ, तो आप एक बार इसको आंसर बताइए, ठीक है। इनका राइट आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? ये आपको पता होना चाहिए, 1913 में मिला था। ये पहले नॉन यूरोपियन और पहले लिरिसिस्ट बने थे जिनको नोबेल प्राइज़ किस में मिला था? लिटरेचर में मिला था। सबसे पहले नॉन यूरोपियन थे। तो इनकी कुछ आपके वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, जैसे कि आपका गीतांजलि हो गया, आपका गरे भारे, घोरा, जनगण मन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलसिंकी इज द कैपिटल सिटी ऑफ, किसकी है ये कैपिटल? तो आपको पता है ना, कैपिटल पे भी क्वेश्चन आएंगे आपको। ऑप्शंस हम देखेंगे, फिनलैंड, आइसलैंड, लिथुआनिया, लातविया। तो इसका राइट आंसर है आपका फिनलैंड, ठीक है। तो ये आपको इसके ये आपको याद रखना है। और इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं आपके पिटेरी ओरपो, ठीक है, जो कि अभी 2024 में बने थे, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पेटेरी ओरपो इनका जो नाम है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिए। और आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड की है रेकजाविक, REYKJAVIK, ठीक है, ये इसमें लिखा जाता है, ठीक है, माउस से। तो लिथुआना की है विल्नियस, VILNIUS। और लातविया की है रीगा, लातवानिया की है विल्नियस, आइसलैंड की है रिकजविक, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस लेक्चर में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को जो आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो आप बताइए आपके कितने स्कोर रहा है, पहले कर लेते हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज? तेलुगु, तमिल, पंजाबी और हिंदी, इनमें से आपने बताना है कि ओल्डेस्ट कौन सी है हमारी इंडियन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर जिसको आता होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग। तो राइट आंसर है इसका तमिल। ठीक है, तमिल आपकी ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज है और ये आपकी मैं बता दूं 2000 साल पुरानी है। ठीक है, और ये हमारी जितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसका भी एक तमिल भी उसमें है और ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया अभी 20 क्वेश्चन हमने किए ना, जीके, जेएनके प्लस इंडियन जीके। तो इसमें अपना स्कोर बताइए जल्दी से, जो जो अभी लाइव हैं, जो नहीं है तो वो भी बताइए। यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, तो ये भी आपने बताना है। फर्स्ट है द कॉन्विक्ट डैश बाय द नेक टिल डेथ वाज द वर्डिक्ट। तो इसमें आपने फिलअप करनी है कि इसमें क्या आएगा, इज टू हैंग्ड, इज बीइंग हंग और इज टू बी हंग्ड। तो पॉज करके जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि जो बी होता है, टू के बाद क्या आता है आपका, बी आता है ना। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी यूज होती है जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसमें बी आपको कहीं दिख रहा है, इज टू बी हंग्ड, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ये थर्ड वाला। ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको पढ़ के जाना है, ऑप्शन सारे अच्छे से। नेक्स्ट, अ हैवी लॉस माइट बी सफर्ड बाय हर। तो इसके भी ऑप्शंस आप देखिए और पॉज करके इसके आंसर बताइए जल्दी से। और आपको मैं बता दूं, इसको आपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये पैसिव में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर शी माइट सफर अ हैवी लॉस। तो फिर इसको हमने कन्वर्ट किया अ हैवी लॉस माइट बी, क्योंकि आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ये कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका मॉडल वर्ब आती है, ठीक है, और फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। क्या क्या आता है, पहले आपका सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया आपका शी माइट सफर अ हैवी लॉस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सोल्ड माई प्लॉट बिकॉज इट वॉज अ रियल वाइट एलिफेंट। तो इसकी आपने मेरे को बताना है, ये जो है ना अ रियल वाइट एलिफेंट, इसका आपने मेरे को रियल मीनिंग बताना है। इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से ये जो है अंडरलाइन पार्ट, इसका मीनिंग क्या है। अ रियल वाइट एलिफेंट, लो प्राइस्ड, अ यूजलेस वन, अ बिग वन और रियल थिंग। तो इसका राइट आंसर अगर किसी को आता है बताइए जल्दी से। इसका आंसर है आपका यूजलेस वन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। कोई भी स्पीच हम बिना प्रिपरेशन के देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एक्सटेम्पोर, एड्रेस, रिहर्स्ड और डिबेट। तो इसका राइट आंसर है आपका, आता है तो जल्दी से बताइए, एक्सटेम्पोर। क्या है इसका राइट आंसर आपका, एक्सटेम्पोर। ये बिना प्रिपरेशन के जो हम स्पीच देते हैं उसका मतलब होता है। बाकी आपको मैं बता दूं, ये एड्रेस होता है, ये होती है आपकी फॉर्मल स्पीच है जब हम किसी भी ऑडियंस को देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा क्या रह गया आपका, रिहर्स हो गया जब आप प्रैक्टिस वगैरह करते हो किसी परफॉर्मेंस के लिए। डिबेट भी आपका किसी मैटर पे फॉर्मल डिस्कशन होती है। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी कोई मीटिंग हो या लेजिस्लेटिव असेंबली में आप देखते रहते हो, आपको वीडियोस वगैरह दिखती होंगी यूट्यूब पे, तो वहाँ किस तरह से डिबेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियल का आपने एंटोनियम बताना है मुझे कि इसका क्या एंटोनियम है, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग। ट्रिवियल, स्पॉइल्ड, लोकल। यहाँ पे मीनिंग नहीं है, यहाँ पे मीनिंगफुल है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है, और इसके फिर एंटोनियम आपको तभी आ जाएंगे। ठीक है, तो सब्सटेंशियल होता है जिसका मतलब बहुत बड़ा, जैसे कि लास्टिंग इफेक्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रिवियल, स्पॉइल्ड, लोकल, तो इसमें से जो ट्रिवियल है इसका मतलब होता है आपका अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके ये सारे के सारे पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है आपका ट्रिवियल। ट्रिवियल का हो गया जिसकी लिटिल वैल्यू होती है या लिटिल मतलब इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद आपका स्पॉइल्ड हो गया जब आप किसी की वैल्यू को कम कर देते हो या डिस्ट्रॉय ही कर देते हो। ठीक है, और लोकल तो आपको पता ही है, किसी पर्टिकुलर एरिया का जो कोई होता है, जैसे वहाँ से रिलेट करता है, या आपके कोई नेबरहुड का हो गया, तो वो हो गया आपकी लोकल। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ वोरेशियस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये सिनोनियम एंटोनियम इनके आने के बहुत चांसेस होते हैं, देख लेना आप पेपर में ऐसे ही आएंगे आपको।
वोरेशियस के सिनोनियम आपने बताना है, ग्लूटनस, स्टफ्ड, ग्लूटेड और सेटिस्फाइड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। आपको मैं बता दूं, जो वोरेशियस होता है, जैसे कि मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक रहता है, जैसे कि बहुत सारा किसी को खाना खाना है, तो इस तरह का होता है वोरेशियस का मतलब। तो इसके आपने मेरे को सही आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर है आपका ग्लूटनस। क्या है? ग्लूटनस। क्योंकि इसका भी मतलब यही होता है कि आप जितना खाना है आप उससे भी ज़्यादा आप जो है मतलब आपको जैसे कि कोई चीज़ दी गई है लेकिन आप उससे भी ज़्यादा खा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ खाना, तो ये होता है आपका ग्लूटनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ तक इंग्लिश के हमने कर लिए हैं कितने? 6 क्वेश्चन। 6 में से कितने सही हुए हैं वो भी आप देख लीजिए, अगर नहीं हुए सही तो उनको भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी कीजिए। अब यहाँ से हमारी आएगी मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, तो वो आप अभी पॉज करके ही देखिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे सॉल्व करने के लिए है नहीं है कुछ पेन टैबलेट, तो माउस से तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आपको बता दूंगी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 12, 30, 84, 246। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी वो बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए आप, 732, 832, 944, 748। तो इसका राइट आंसर आपका 732। जिसने सही किया बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। 18 3 और कितने होते हैं आपके? यहाँ पे लिखा मैंने 54, यहाँ पे 162 और 486। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 162, इसको 3 से करेंगे तो आएगा 486। तो इसके बाद आपने 162 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 486 आया, और 486 प्लस 246 जब हम करेंगे तो आएगा आपका 732। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 659, ठीक है। इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30, देन व्हाट वुड बी द 50% ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड वन। तो ये आपका आएगा 6 और ये 5 और ये 9। सबसे पहले ये आपके आएंगे 3 नंबर्स। अगर मान लो इसका जो 20% है वो कितना है आपका 20 है, सॉरी 30 है, तो आपका 6 और 9 का जो डिफरेंस होगा वो बताना है। थर्ड एंड सेकेंड है, सॉरी। तो 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, ये सेकेंड और थर्ड नंबर का जो डिफरेंस आएगा उसका 50% बताना है। जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए, गैस करिए। इसका राइट आंसर आपका 50। जिसका सही हो गया बहुत अच्छी बात है। तो आपको परसेंट निकालना आना चाहिए पहले, तो फिर आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने इनको x मानना होता है, ठीक है। 6s 5x और 9x, तो 20% यानी कि 20/100 इंटू 6x, तो ये आपका कितना है 30। तो ऐसे करके आपकी x की वैल्यू निकलेगी 25, ठीक है। तो जब ये x की वैल्यू निकल गई तो ये आपका कौन कौन सा बचा? 9x, 9 इंटू 25 माइनस 5 इंटू 25। तो जब आप ये करोगे तो आपका आ जाएगा 100। तो 100 का हाफ कितना हो गया? 50। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर डिवाइड्स 178 लिविंग अ रिमाइंडर 12। द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ ए इज। एक जो नंबर जब डिवाइड करता है 178 को तो रिमाइंडर कितना बचता है? 12। तो बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ ए, तो ए की जो बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू है वो आपने बतानी है। ऑप्शन है 83, 93, 63 और 73। जल्दी से आप देखिए ऑप्शंस और आंसर बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर है 83, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब ये रिमाइंडर आपको पता है कि 12 है, तो 178 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 166। तो इसके बाद आपको क्या पता करना होता है कि जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि आपके 166 को डिवाइड करेगा तो वो कौन सा है। तो जैसे कि आपको पता 166 क्या है? आपका इवन नंबर है। तो जो इसको डिवाइड करेगा वो आपको पता ही है कि वो 2 जो है वो इसको डिवाइड कर सकता है। और जब भी आप 2 डिजिट नंबर जैसे कि आप इसको डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट कितना आएगा आपका? 83 के पास पास आएगा ना। 2 8 16, 2 3 6, तो क्या आएगा आपका? 83 आया ना। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और पोल को वो 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो लेंथ बतानी है आपने ट्रेन की। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आता होगा तो 120 मीटर
उसके बाद आपका आएगा 180 मीटर, 324 मीटर और 150 मीटर। जल्दी से पॉज करके बताइए। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपको पता है कि जब आपको किलोमीटर से मीटर्स में जाना होता है तो आपको 5/18 से ये आपको करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको अगर 60 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है तो 60 इंटू 5/80 तो 18। ठीक है, तो ये आपका आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जब आप करोगे 50/3 को मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, 9 से। 9 क्या है आपकी, यहाँ पे मैं इसको पहले यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमने स्पीड निकाली थी 50/3 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 9। तो इसको जब हम काटेंगे 3 3 आर 9, 5 3 आर 50, तो आएगा हमारा 150 मीटर। कितना आएगा, 150 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो आपने इसका सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बताई हुई है। 292 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर और 492। जल्दी से आंसर बताइए। इसका फार्मूला अगर आपको आता है, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया इसका जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू, फिर बीच में कर लेना 6 इंटू 7। ठीक है, प्लस 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6। तो जब हम सारा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 2 इंटू 146, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने इसके फॉर्मूला याद रख लेना है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹3000 अमाउंट्स टू 6000। 3000 है आपके पास प्रिंसिपल, और ये कितना बन जाता है आपका, 6000 बन जाता है 2 सालों में। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, सिंपल नहीं बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। और आपने फिर 4 सालों का इंटरेस्ट बताना है इसमें। ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया कि इतना हो जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना होगा। जल्दी से आंसर बताइए, ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता प्रिंसिपल है आपका 3000। ठीक है, अमाउंट है आपका 6000। तो आपको पता है कि 2 सालों में जो अमाउंट है इंटू 2 होगा ना, इंटू 2। ठीक है, 2 सालों में अमाउंट डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो 4 सालों में आपका कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स में अमाउंट 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो 4 को अगर हम 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12000। 12000 आया ना। तो अब आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, जितना आपका अमाउंट बना उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, वो सारा आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो आपको पता है कि आपका यहाँ पे ये आपका आएगा 12000 अमाउंट 4 सालों का, माइनस 3000 था ना आपका प्रिंसिपल, तो कितना बचा आपका 9000। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर आपका 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जंबल्स ऑफ लेटर्स इन देयर नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट। तो जल्दी से आपने इनके नेचुरल सीक्वेंस में और इसका ऑड वन आउट बताना है। जल्दी से बताइए, आप ऑप्शंस देख लीजिए। आप नेचुरल सीक्वेंस में आपने इनको अरेंज करना है, जल्दी से करिए। इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे OAFLUFB। ठीक है, तो 2 बार F है, बाकी आपका सेम ही है। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे तो इसका बनेगा आपका बफेलो। ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा पीपल। ठीक है, इसको स्पेलिंग आप कर लीजिए, मेरे से होगा नहीं अभी जल्दी में। ठीक है, तो ये आपका बनेगा बनियान, और ये आपका लास्ट में आपका बचेगा क्या है, ये RPO, देवदार। ये क्या बनेगा, देवदार। तो ये आपको पता है ये सारे के सारे ट्री हैं, तो बिफेलो क्या हो गया आपका, एनिमल हो गया। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, O is to the east of W, P is to the west of O, if M is to the northeast of P and M and W are in the straight line along the north-south direction, then what is the direction of O,
विद रिस्पेक्ट टू एम, एम की रिस्पेक्ट में ओ की डायरेक्शन बतानी है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट। जल्दी से पॉज करके आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये इजी है, ये कर लेना आप खुद ही। ठीक है, डायरेक्शन ही आपको पता होगी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, फिर ये हो गया आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसे आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा हमारे कंप्यूटर्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किए हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के भी। ठीक है, तो 6 आपके इंग्लिश के थे, उसके बाद आपके आए थे मैथ और रीजनिंग के, कितने सही हुए हैं जल्दी से देखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नया ब्लैंक आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना, तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की होगी जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, तो इससे आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है इसको ओपन कर सकते हो। और कंट्रोल प्लस बी तो आपको पता ही है, ये बोल्ड के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डी तो ये फॉन्ट के ऑप्शंस के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एम जो है ये आपका होता है इंडेंट, क्या होता है, इंडेंट द पैराग्राफ। तो ये आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। सबसे पहला कंप्यूटर जो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल हुआ था, जल्दी से आंसर बताइए आप। 4 ये ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर आपका यूनिवैक, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था ये, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दैट वाज यूनिवैक। और ये आपके बिजनेस जो रोबोट बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। और कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, ये यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये एडसेक है, तो ये आपको पता ही है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। ये आपका ब्रिटिश कंप्यूटर था। एडसेक जो है ये ब्रिटिश कंप्यूटर था। और ये किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो मार्क वन है ये IBM, ये मार्क वन है, ये आपका IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था। क्या था ये, IBM का था ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, जिसको बोलते थे मार्क वन। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाया गया था। ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था, जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये आपका जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी तो तब उसके जब खत्म होने वाली थी तब चल रहा था। और ENIAC का मैं आपको बता दूं, ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपने इसमें से बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है। लाइनेक्स ये तो नहीं है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें आएगा आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल की आपकी एक्सटेंशन बतानी है। ये आप ऑप्शंस देखिए, इसका राइट आंसर बताइए, है आपका .tmt। तो ये आपकी टेम्परेरी फाइल की एक्सटेंशन है। और ये आपकी है टेक्स्ट फाइल्स की। ठीक है, और ये जो है आपकी TNT, ये आपकी जो ऑनलाइन 3D जो होती है ना, 3D डिजाइनिंग किसके लिए होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। और ये उसकी ये एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं टर्न टूल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, टर्न टूल, ये आप याद रख लीजिए, टर्न टूल। तो इसको आप डेवलप किया था, टर्न टूल ही था, टर्न टूल APS ने इसको डेवलप किया था। और ये है आपकी .tar। तो ये जो एक्सटेंशन है आपकी यूनिक्स आर्चिव फॉर्मेट के लिए है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज, ये तो प्राइमरी है, क्या ये भी प्राइमरी है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है और डिजिटल स्टोरेज क्या होती है, कैसे आपकी स्टोरेज मेज़र करी जाती है, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम मेज़रमेंट के लिए हमें पता है ना MB GB होता है, ये क्या होता है, डिजिटल स्टोरेज की ये होती है मेज़रमेंट। ठीक है, और बेसिक आपको पता है ये प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम रोम। सेकेंडरी में आपका हार्ड ड्राइव हो गया, CD वगैरह, ये सब आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर। तो जब जहाँ पे कंप्यूटर की एक्सेसरीज कनेक्ट होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इसके ऑप्शंस पॉज करके बताइए। राइट आंसर आपका है पोर्ट। तो पोर्ट होता है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ये कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड पॉइंट इसको हम बोलते हैं।
ये आपके कैसे यूज़ कैसे होता है, एक्सटर्नल डिवाइस जब भी आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर में तब ये यूज़ होता है। तो मदरबोर्ड जो होती है ना हमारी कंप्यूटर की मदरबोर्ड, जिसको हम प्लेनर बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है इसमें बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लॉट्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो पोर्ट होते हैं ना, ये क्या करता है कि एक्सटर्नल डिवाइस जब भी इसमें प्लग करनी होती है तो वो केबल के द्वारा होती है, ठीक है, केबल के द्वारा ये यहाँ पे प्लग इन हो जाती है। तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं जैसे सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये सब आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव फ्रॉम विच टू वर्ड? इंटरनेट दो वर्ड से मिलके बना है। ये सारे ऑप्शंस पढ़िए, इसका राइट आंसर बताइए जिसको आता है। तो राइट आंसर है इसका इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। तो ये मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 रिप्रेजेंट? तो बाइनरी डिजिट्स जो है 0 and 1 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये तो मुझे लगता है कि सबको ही आता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है आपका बिट्स। क्या है? बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम अ सर्वर? जब आप सर्वर से कोई फाइल को डाउनलोड करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस, ये सब देखिए, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको मैं बता दूं, ये 1971 में ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? अभय भूषण। कौन था वो? अभय भूषण। और इसको डेवलप किया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बस इतना आप याद कर लीजिए। और फाइल ट्रांसफ़र जो है ये प्रोटोकॉल है, ये वेब डेवलपर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है जब वो कनेक्ट करते हैं अपने वेब सर्विस के साथ। किसको यूज़ करके? FTP क्लाइंट, क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्लाइंट को यूज़ करते हैं, या फिर FTP प्रोग्राम जिसको हम फाइलज़ीला, ये सब आप पढ़ के जाइए, ठीक है। आपको पता है ये पोस्ट ऑफिस, ये सब आपके पता होना चाहिए। तो ये POP ये किसके लिए यूज़ होता है? जब आप मेल्स रिसीव करते हो बहुत सारी ईमेल क्लाइंट से, उसके लिए ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उसके बाद आएगा UDP, तो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। उसके बाद आएगा HTTP, तो ये आपका सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज़र्स को क्या अलो करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लें, जो भी वेब पेजेस पे इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा ये आपको अलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash devices are internal or external devices that connect directly to a computer but do not contribute to the computer's primary function such as computing. तो ऑप्शंस देखिए और जल्दी से आंसर बताइए इसके बारे में। इसका राइट आंसर है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। CPU के अलावा आपकी जो CPU हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और आपकी जितनी भी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, जितनी भी प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको छोड़ के, किस किस को छोड़ के? CPU, मदरबोर्ड और आपकी प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस, उनको छोड़ के सारी की सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। और जो CPU होता है ये आपको पता है कंप्यूटेशन मेमोरी क्या करती है? स्टोर करती है और प्रोसेस करती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। तो इसी वजह से हम इनको पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं बोल सकते। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो कि बेसिक कंप्यूटेशन नहीं करती हैं? इनको हम फर्दर जो है इनपुट डिवाइसेस हो गया, आउटपुट और स्टोरेज। तो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज में प्राइमरी डिवाइसेस को छोड़ के आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी आती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि इनका कंप्यूटर की प्राइमरी फंक्शन में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे कि कंप्यूटिंग, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है और स्टोरेज कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस्ड बाय अ मॉडर्न कंप्यूटर्स? तो इनमें से आपका मॉडर्न कंप्यूटर के द्वारा क्या प्रोसेस किया जा सकता है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। डिजिट्स एंड स्ट्रिंग्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। तो आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज करता है? बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो ये तो इजी ही है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a type of interrupt in a microprocessor system? माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम में इसमें से बताना है कि क्या है इंटरप्ट। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बच्चों को ये कम ही आता होगा। ये इसकी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। क्या है इसका? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो आपका ये कैसे जनरेट होता है? सॉफ्टवेयर जब भी आपके माइक्रोप्रोसेसर, जो आपके सिस्टम पे जब सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। आपको ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
तो मीडिया इंटरप्ट ये कोई ऐसा है ही नहीं है, आपका इंटरप्ट ही नहीं होता। डिवाइस इंटरप्ट भी आपका एक तरह का इंटरप्ट होता है। जब ये कब आता है, जब पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती है ना, उनके द्वारा ये जनरेट होता है। मैंने बताया पेरिफेरल कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस, उनके द्वारा ये जनरेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस वायरलेस कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस ऑफ द यूजर। तो ये ऑप्शंस इसकी जल्दी से जल्दी पढ़िए और आंसर बताइए, ठीक है। बार बार मैं अभी मेरी बस हो गई बोल बोल के, तो क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करता है ताकि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को शॉर्ट डिस्टेंस पे ये जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट राइट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट। Which of the following is the software through which operating system communicate with device controller? डिवाइस कंट्रोलर से जब ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है तो किससे करता है? तो ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे आई होप। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर मैनी पीपल हैव टू यूज़ द सेम डेटा रिपीटेडली। तो बैंकिंग वगैरह में यूज़ होता है ना, जहाँ पे बहुत बार लोगों को सेम डेटा को रिपीट में यूज़ करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। बल्क में जो डेटा प्रोसेसिंग होती है जैसे कि सेंसस हो गया और इसके अलावा आपके स्टैटिस्टिक्स हो गए, ये सब में ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज़ होता है। तो इसके अलावा बाकी आप इन सब के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, मिनी, सुपर और नैनो कंप्यूटर्स। अब हमने किए हैं 49 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन केरला, इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो आपको पता है करंट न्यूज़ में भी था, करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपने ये क्लास अभी तक देख रहे हो और आपने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं तो 49 में से आपने कितने सही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो भी बच्चा सीरियस होगा, जिसको 1% भी लगा होगा कि लेक्चर उनको बेनिफिट उनको इस लेक्चर से मिला, तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर गूगल से चेक करके ज़रूर बताइए अगर आपको नहीं आता, ठीक है। तो फिर उससे मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो मेहनत की है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जितनी मेहनत की आपके लिए वो वेस्ट है, ठीक है। आई होप कि आप सब जो है कमेंट करोगे अपना स्कोर। आपको अगर ऐसे ही लेक्चर चाहिए, अभी 2 या 3 और मॉक चाहिए, तो आप जो है 100+ कमेंट्स अगर करते हो तो हम इसके लिए अभी 3 मॉक और लेके आएंगे। तो आपके एग्ज़ाम तक इसी तरह का ये जो पैटर्न आपको पता है JK SSB ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इसी वजह से आपको चाहिए तो इतने कमेंट्स कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614।